Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. The next topic in our differentiation chapter is exponential and logarithmic functions. Actually इन functions को इस chapter में इसलिए introduce किया because जब अपन derivatives करते हैं तो चाहे अपन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव करें या ना करें, कई ऐसे फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव में ये फंक्शंस निकल के आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सीखा है कि 3 टू द पावर एक्स का 3 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है 3 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 3। तो अब अपने को ये समझना जरूरी हो गया कि ये log 3 क्या है। ठीक है, यानी कि we are required to understand what a logarithmic function actually is. And if we are required to understand what a logarithmic function actually is, तो logarithmic function तो पैदा ही एक्सपोनेंशियल से हुआ है। याद रखना, logarithmic function किससे पैदा हुआ है? एक्सपोनेंशियल। एक्चुअली दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। शॉर्ट में बता देता हूं कि अभी के लिए कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। जैसे साइन का इनवर्स साइन इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स कॉस इनवर्स होता है, तो ये इसका इनवर्स है। तो अब आप ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझेंगे तभी आप लॉगरिथमिक फंक्शन समझ पाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर में इस दो फंक्शंस को समझना जरूरी हो गया। तो सबसे पहले अपन इन दो फंक्शंस को ये समझेंगे कि ये हैं क्या, और बाद में बात करेंगे इनके डेरिवेटिव्स की। और यकीन मानो डेरिवेटिव की बात तो करना तो मुश्किल से 5 मिनट का काम है। अभी 1 घंटे की क्लास लेते हैं तो 5 मिनट में ही समझा देंगे डेरिवेटिव क्या है। बाकी सारी चर्चा चलेगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये दो फंक्शंस हो गए एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक जो हमको समझना है। इन टुडेज क्लास वी विल ओनली टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड नॉट लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, डेप्थ एनालिसिस करेंगे ऑफ व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस फिर कर लेंगे जिसका इनवर्स फंक्शन है। ठीक है ना। तो आप एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की मेन हेडिंग के नीचे फिर सब हेडिंग डाल दीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया बेटा? मतलब हेडिंग डाल ली सब हेडिंग? ओके। अब लेट मी स्टार्ट अ ग्राफ। एक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, कुछ बात करते हैं। कुछ बात करने वाला हूं मैं। खुशी प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। अगर कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, हम बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनेंगे आप। ठीक है, मुझे एक चीज बताना। मैंने एक फंक्शन लिखा y इक्वल टू, अच्छा इन शॉर्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है सबसे पहले एक वन वर्ड में लिख देता हूं, है ना। इन शॉर्ट, उसके बाद फिर बात करूंगा ग्राफ की। तो y इज इक्वल्स टू x की पावर कोई भी एक बेस ले लूं मैं, जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू x टू द पावर 4। all of these are what polynomial functions, all of these are what polynomial functions। और इन पॉलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव करना मुझे आता है। ये x टू द पावर n टाइप का फंक्शन है, तो क्या हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, वैसे n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, लेकिन ये n की किसी भी रियल वैल्यू पे भी ये इसका डेरिवेटिव यही माना जाता है। मान लो n 1/2 है तो 1/2 भी इसी की तरह नीचे आ जाएगा और 1/2 माइनस 1 कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे फंक्शंस तो किसके एग्जांपल्स हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब कंसीडर करो, इससे थोड़ा सा चेंज करके मैं फंक्शन लिख रहा हूं y इक्वल टू 2 टू द पावर x। अच्छा, इधर था x टू द पावर 2, इधर है 2 टू द पावर x। तो फोकस करो क्या डिफरेंस है दोनों में, इस फंक्शन में एंड इस फंक्शन में क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? रियल नंबर तो सारे हैं बेटा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कुछ, उसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो बेस में है, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो पावर में है, और पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट। पावर को क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पावर को क्या कहते हैं अपन दूसरे शब्दों में मैथमेटिकल लैंग्वेज में? एक्सपोनेंट। तो एक ऐसा फंक्शन, ध्यान से सुनना, एक ऐसा फंक्शन जिसमें पावर में वेरिएबल बैठा हो या एक्सपोनेंट में कौन बैठा हो? वेरिएबल बैठा हो। दीस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिंपल वे में समझ आया? बोलो खुशी, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? पावर है, पावर में वेरिएबल बैठा हो, एक्स बैठा हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बैठा हो।
ठीक है ना। अब चाहे से वो 3 टू द पावर एक्स हो, चाहे से वो 4 टू द पावर एक्स हो, चाहे से वो 5 टू द पावर एक्स हो, चाहे से वो 10 टू द पावर एक्स हो, ऑल ऑफ दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ऑल ऑफ दीज आर, क्योंकि सबके ऊपर एक्स बैठा है, पावर में वेरिएबल बैठा है। और अगर पावर नीचे वेरिएबल नीचे आ जाए और ये कांस्टेंट नंबर जो है 2 3 4 5 ये ऊपर चले जाए, तो फिर ये इस कैटेगरी के फंक्शंस हो गए, जिसको अपन क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको अपन काफी टाइम से इसका डेरिवेटिव भी निकाल रहे हैं, उनको करना अपने को आता है। इज दिस क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, एक नजर में तो समझ में आ गया है ना, कहते हैं पहली नजर में तो अच्छा आप हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब कुछ और बात करने वाला हूं। मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैं चाहता हूं उसका मैं ग्राफ बनाऊं। ठीक है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, ये सब आप जानते हो, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, क्लास 11th में आपने सीखा। ठीक है, वैल्यू वाइज में एक, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो x की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर 0, ये वाला पॉइंट मिला। x की वैल्यू में जब 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, 1,1 ये वाला पॉइंट मिला। देखो चेक करो भाई, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। देन x की वैल्यू 1 रखने से 1 का स्क्वायर y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। देन x की वैल्यू 2 रखने से बोलना जरा y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगी। देन x की वैल्यू 3 रखने से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 का स्क्वायर 9। देन x की वैल्यू 4 रखने से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 का स्क्वायर 16। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा प्लॉट करते हैं। देखो 1,1 0,0 1,1 2,4 2,4 ये यहाँ पे आएगा। देन 3,9 आएगा यहाँ पे आएगा। एंड 4,16 मेरे ग्राफ से बाहर चला गया, 4 की सीध में लगभग मान लो 16, ऐसे मान लो यहाँ है। तो इसको जब मैं कनेक्ट करता हूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बोलो बनता है कुछ ऐसा ग्राफ ये। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ठीक है सर। अब ये तो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं बात कर रहा हूं नीचे की साइड y इक्वल टू एक्स क्यूब की। मैंने पावर थोड़ी सी बढ़ा दी, 2 से क्या कर दी, 3 कर दी। चलो इसको एनालिसिस करते हैं। बोलो x की वैल्यू 0 रहने से 0 का क्यूब क्या होता है बेटा, 0। x की वैल्यू 1 लेने से 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1। x की वैल्यू 2 लेने से 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 8। x की वैल्यू 3 लेने से 3 का क्यूब क्या होता है बेटा, 27। और एक और ले लो, चलो x की वैल्यू 4 लेने से 4 का क्यूब क्या होता है, 64। इसको प्लॉट करते हैं थोड़ा बहुत। 0,0 तो इसमें भी मिल रहा है, 1,1 इसमें भी मिल रहा है, 2,8 दैट मीन्स हेयर, एंड 3,27 दैट मीन्स ये देखो, ये तो मैंने 16 माना है, तो उससे भी काफी आगे, मॉनिटर से भी बाहर होगा कहीं, हाँ मान लो कि यहाँ पे होगा। अभी इतना ही लगा पा रहा हूं मैं यहाँ पे, और फिर 64 के तो अभी मैं सोच भी नहीं सकता कहां पहुंचेगा 4 की सीट में। तो इसका ग्राफ बनाओ जरा। तो ये यहां से तो ऐसे ही चला, यहां से ये थोड़ा सा ऐसे गया, और फिर यहां से ये थोड़ा सा, लगभग लगभग, मैं क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ फ्री हैंड से मैं ग्राफ को, लेकिन लगभग लगभग यही ग्राफ बन रहा है इसका, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब आप इमेजिन करो एक्स टू द पावर 4, यहां पे इमेजिन करो व्हाट, एक्स टू द पावर 4, और फिर एक नतीजे पे पहुंचेंगे अपन इन तीनों को एनालाइज करके। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, बोलो x की पावर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू अगेन 1, 1 की पावर 4 1 ही होगी, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2 का पावर 16, 2 की पावर 4 16, x की वैल्यू 3 पे 3 की पावर 4 क्या होती है, 81, 81। इसको एनालाइज करो तो 1,1 तो मिला, 2,16 मिला, यानी 2 पे ही वैल्यू 16, यानी 2 पे ही आउट हो गई वैल्यू। ये 16 ये था ना, मतलब यहाँ पे आ गई, ये 2 पे ही वैल्यू आउट हो गई, और फिर उसके बाद 3 पे तो मैं लगा भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये यहां से सीधे यहां पहुंच गई। ठीक है, ये 3 ग्राफ्स देख पा रहे हो आप। ठीक है, आपने एक चीज एनालाइज करी, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं, जैसे 2 3 4, तो ये कर्व इधर देखो मेरी तरफ, ये कर्व ऐसे खड़ा होता जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस से इसकी दूरी कम होती जा रही है। वाई एक्सिस से इसकी दूरी पहले थोड़ी ज्यादा थी, फिर थोड़ी कम होगी, फिर थोड़ी कम, ऐसे होता जा रहा है। इसको बोलते हैं स्टीपर। स्टीप होने का मतलब होता है कि कोई चीज खड़ी होती जाए, स्टीप मतलब वर्टिकल, मतलब खड़ा। तो यू कैन सी कि जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू पावर की वैल्यू 2 से 3 एंड देन 3 से 4 लेके आ रहा हूं, द कर्व इज गेटिंग स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर।
कर्व जो है सीधा 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 स्टीप पर बनता जा रहा है। ये चीज आपने एनालाइज करी, सबने एनालाइज करी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में ये रूल फॉलो होगा, 100% होगा। अभी मैं x की पावर 5 कर दूं, अच्छा क्यों हो रहा है स्टीपर? क्योंकि जो गैप है वो बहुत उछाल खा के बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, देखो यहां पे 2 से 4 आया था, यहां पे 2 से 8 आया हूं, और वहां पे तो 2 से 16 गया हूं। तो गैप देखो, देखो इस वाले कर्व में गैप कैसे आ रहा था, यहां से लेके इतना गैप, फिर यहां से लेके थोड़ा ज्यादा गैप, फिर यहां से लेके और ज्यादा गैप। दूसरे वाले कर्व में आप देखो, यहां से लेके ही गैप, पहला पहला उछाल ही यहां से लेके यहां तक मिला, और दूसरा उछाल तो इतना ऊपर मिला कि स्क्रीन से ही बाहर हूं मैं, है ना। और आखिरी वाले कर्व में तो बेटा यहां से डायरेक्ट उतना बड़ा उछाल मिला है। तो उछाल ज्यादा होता जा रहा है, उछाल ज्यादा होता जा रहा है, दैट मींस कर्व इज गेटिंग स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर। ये चीज सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे भी ज्यादा स्टीप हो? तो यू विल से सर ये ले लो ना x टू द पावर 5, इससे भी ज्यादा स्टीप होगा। मैंने कहा उससे भी ज्यादा स्टीप बताओ, स्टीप समझ रहे हो, ज्यादा y एक्सिस के करीब खड़ा कर। मैंने कहा उससे भी ज्यादा स्टीप बताओ, आप कहोगे ये ले लो सर x टू द पावर 6। मैंने कहा नहीं नहीं उससे भी ज्यादा बताओ, आप कहोगे x टू द पावर 7 ले लो सर। मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा बताओ, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बताओ। यानी कि मैं कहने वाला हूं सारे के सारे, सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीप बताओ, सारे के सारे दुनिया में जितने भी होते हैं। अभी x टू द पावर 5, x टू द पावर 6, ये 7 पॉलिनोमियल फंक्शंस की चर्चा करिए, कितने होते होंगे? इनफाइनाइट होते होंगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। मैं कहूं सबसे ज्यादा स्टीप बताओ, सबसे ज्यादा स्टीप बताओ। सो द आंसर इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ से ज्यादा स्टीप होता है, ज्यादा स्टीप होता है। अभी अपन वैल्यू रख के देख लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई सभी को? सभी को समझ में आ गई? अभी अपन ने इस स्क्रीन पर 2 या 3 पॉलिनोमियल फंक्शंस को कंपेयर किया है। अब अगली स्क्रीन पर मैं एक पॉलिनोमियल को और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंपेयर कर रहा हूं, और चेक करूंगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ज्यादा स्टीप है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ स्टीप है। अभी क्या किया, अभी क्या किया, आपस में कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ को कंपेयर किया, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ स्टीप होता जाएगा। लेकिन अब एक तो ले लो पॉलिनोमियल फंक्शन और एक ले लो दूसरी साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां तक क्लियर है? चलो तो मैं लेके बताता हूं, फिर ये सारी चीजें अपने को नोट डाउन भी करनी, लेकिन एक बार पहले चीज को समझ लो। तो यू कैन सी मैं ग्राफ ले रहा हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ले लो, चलो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। और नीचे की साइड ले लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाओ उससे, तो 3 टू द पावर x, भाई वेरिएबल को ऊपर बिठाना है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमने कैसे बनाया था बोलो? x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आई, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 8, और x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू, इधर आओ। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पहले पॉइंट पे ये सब स्टीप दिखाई देगा, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टीप दिखाई देगा। अब आप सर पहले पॉइंट पे तो मैच हो गया, मिक्स हो गया, मस्त एक बार तो होगा ना, अभी तो इनिशियल लेवल है, लेकिन आप आगे तो बढ़ो, वो थोड़ी कम स्पीड में स्टीप होगा, ये बहुत ही भयंकर रॉकेट स्पीड में स्पीड होगा, ये रॉकेट स्पीड में ये क्या हो जाएगा, स्टीप होता चला जाएगा, है ना। ओके चलो 3 टू द पावर एक्स की बात करें, हम ध्यान से बताना जरा। एक्स की पावर 0 ली तो 3 की पावर 0 1 आएगा ना बेटा, 3 की पावर 0 इज 1, एनीथिंग की पावर 0 1 होता है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 लगा देंगे तो वैल्यू इज 1, तो 3 की पावर 0 इज 1, ओके। नेक्स्ट x की पावर 1 लेना तो 3 की पावर 1 3, x की पावर 2 लेना तो 3 का स्क्वायर 9, और x की पावर 3 लेना तो 3 का क्यूब 27। अच्छा अभी देखो, अभी x की पावर 3 पर तो इसकी वैल्यू क्या आई है, बराबर आई है, बराबर आई है। लेकिन अब इसके बाद जाओ जरा, आप इधर x की पावर 4 तो लो जरा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और इधर आ जाओ अब x की पावर, x की वैल्यू इधर 4 लो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर 4 यानी कि 81। देखो 64 से 81 आ चुका हूं, और अब ये होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। आगे चलो, x की पावर 5 लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर 5, 3 की 5 की पावर 3 चाहिए ना, 5 की पावर 3 इज 5 का क्यूब इज 125, और यहाँ पे आना जरा, x की पावर 5, x की वैल्यू 5 तो 3 की पावर 5 इज 243, ठीक है ना 243। चलो तो अब अपन कंपेयर करते हैं, यहां तक कंपेयर करते हैं।
तो ये 0 से 1 थोड़ा ज्यादा बड़ी वैल्यू है, 1 से 3 थोड़ी और ज्यादा बड़ी वैल्यू है, 8 से 9 थोड़ी और बड़ी वैल्यू, और एक बार के लिए चलो ये बराबर भी आ गई 27 से 27। लेकिन 64 से 81 गैप बड़ा, थोड़ा सा गैप बढ़ गया इसका, और 125 से 243 और ज्यादा गैप बढ़ गया, हाँ ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। और जैसे 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 अब आप आगे जाओगे तो रॉकेट स्पीड में ये गैप बढ़ता जाएगा। तो आप इमेजिन करो जब गैप बढ़ रहा है तो इसका ग्राफ वाई एक्सिस से ज्यादा नजदीक होगा बजाय के इसके ग्राफ से, होगा ना भाई, गैप बढ़ रहा है तो। भाई इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो चलो बनाते हैं, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 2 पे 8, 3 पे बाहर चला गया 27, तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बना। अब अभी मैं इस ग्राफ में इसको इमेजिन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि 27 मेरे पास है नहीं। 0 पे 1, ये 0 पे 1 आ रही है, लेकिन इसका मतलब है ये यहाँ से स्टार्ट होगी। 0 पे 1 का मतलब हो गया 0,1 ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 पे 3 है, फिर यहाँ पहुंचेगी। तो देखो शुरुआती दौर पे वो स्टीप है, ज्यादा ज्यादा करीब है, हो सकता है एक पॉइंट पे आके ये मर्ज हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद रॉकेट स्पीड में स्टीप होना शुरू हो जाएगा। 2 पे 9 है, 2 पे 9 है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 पे 81 है, अच्छा 3 पे 27 है, 3 पे 27 है, तो ये देखो यहाँ पे जाके ये मर्ज भी हो गया, मतलब एक ही पॉइंट पे मिल भी गया। लेकिन इसके बाद अब मैं स्क्रीन के बाहर आ गया हूं, आप इमेजिन करो ये 4 पे क्या है बेटा 81, और वो 4 पे क्या था 64, तो वो 64 है और ये 81 है, यानी ये ज्यादा इधर है उसके, ये ज्यादा इधर है, समझ में आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ये तो है आपकी, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये तो है एक्स क्यूब, और जो उधर वाला ग्राफ है वो है 3 टू द पावर एक्स। तो आप एक एक्सपोनेंशियल और एक पॉलिनोमियल फंक्शन को जरा कंपेयर करें तो कौन सा ग्राफ ज्यादा स्टीप है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ज्यादा स्टीप है एज कंपेयर टू ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से कंपैरिजन हो गया, एक्सपोनेंशियल का पॉलिनोमियल से कंपैरिजन हो गया। अब एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल से कंपैरिजन करूं, अगर एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल कंपैरिजन करूं तो सेम टू सेम वही लॉजिक चलेगा कि जैसे जैसे उसमें पावर बढ़ा रहे थे तो वो स्टीप होता जा रहा था, इसमें बेस बढ़ाया जाना, जैसे 3 टू द पावर एक्स है, कल को 4 टू द पावर एक्स कर देना, 5 टू द पावर एक्स कर देना, 6 टू द पावर एक्स कर देना, 7 टू द पावर एक्स कर देना। तो इसमें जैसे जैसे बेस बढ़ाए जाओगे तो ये फंक्शन और ज्यादा स्टीप होता जाएगा। तो अभी तक की सारी बातों से ये नतीजा मिला है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं लाइक पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं लाइक एक्स स्क्वायर, लाइक एक्स क्यूब, लाइक एक्स टू द पावर 4, लाइक एक्स टू द पावर, तो जैसे जैसे पावर बढ़ाए जाते हैं ये स्टीपर होते जाते हैं। ये कितने भी बड़ा एक्स की पावर चाहे से 1 करोड़ ही क्यों ना ले लो, बहुत ज्यादा स्टीप फंक्शन होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन लेकिन एक्स की पावर 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टीप होगा 2 टू द पावर एक्स। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीप होगा, कोई भी छोटे से छोटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उधर बड़े से बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन ही क्यों ना हो। अब अपन इमेजिन नहीं कर पाएंगे 1 करोड़ तक, वो एक एग्जांपल अपन बात करें, लेकिन कुल मिला के कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ना बेटा, वो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा क्या होगा स्टीप होगा। अभी हाफ हाफ और एक एक नंबर की क्वेश्चंस रेडी करवा रहा हूं मैं आपके, ठीक है ना। कल को पूछ लेके एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन में से कौन सा ज्यादा स्टीप है, या एक एग्जांपल ही दे दे कि 3 टू द पावर एक्स और एक्स क्यूब दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टीपर है, तो जो एक्सपोनेंशियल है वो ज्यादा स्टीपर है, जो पॉलिनोमियल है वो कम स्टीपर है। इज दिस क्लियर? अच्छा अब एक्सपोनेंशियल का आपस में कंपेरिजन करें तो सर आपने तो एक फंक्शन लिया है तो दूसरा ले ले 3 टू द पावर एक्स, और ले ले 4 टू द पावर एक्स, और ले ले 5 टू द पावर एक्स। तो अब ये इससे देखो, इससे ज्यादा स्टीप ये था, 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 इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। तो मैं 4-5 फंक्शंस लिखा रहा हूं, आप मुझे बताना इनको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कि कौन ज्यादा स्टीप है ना। एक फंक्शन लिखता हूं मैं एक्स टू द पावर 7, ठीक है। दूसरा फंक्शन लिखता हूं मैं 6 टू द पावर एक्स, तीसरा फंक्शन लिखता हूं मैं 10 टू द पावर एक्स, एंड चौथा फंक्शन लिखता हूं मैं एक्स टू द पावर 10। बताओ सबसे कम स्टीप कौन सा होगा, और असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे कम स्टीप कौन सा होगा, एक्स टू द पावर 6 तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, एक्स टू द पावर 7 सबसे कम स्टीप ये होगा, उससे ज्यादा एक्स टू द पावर 10, उससे ज्यादा 6 टू द पावर एक्स, उससे ज्यादा, आप समझ गए आप। अब आप ये आधे एक नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो ना आप गलती करोगे आयुषी, ना आप गलती करोगे, आपके भी आ सकता है नो डाउट, ठीक है। कोई भी एक्सपोनेंशियल किसी भी पॉलिनोमियल से ज्यादा स्टीप होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा कंपैरिजन हम शुरू की वैल्यू से नहीं कर सकते, आपको कि सर कहां हो रहा है स्टीप, हो सकता है कि शुरुआती दौर पे तो वो ज्यादा स्टीप हो जाए और वो कम स्टीप हो जाए, लेकिन
एज द वैल्यू गोज ऑन, तो एंड में जाके उसको ज्यादा स्टीप होना ही पड़ेगा। तो वो कंपैरिजन जो चलेगा वो पूरा एनालिसिस से चलेगा, कम 2-3 पॉइंट के एनालिसिस से नहीं चलेगा कि एक्स की वैल्यू 1 रख के देखा, 2 रख के देखा और आपने डिसाइड कर लिया कि सर नहीं नहीं ये ज्यादा स्टीप है। ठीक है, क्लियर है। फाइनल जजमेंट यही होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज मोर स्टीपर देन व्हाट पॉलिनोमियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी अगर ये बेस बढ़ाया जाए 6 से 10, 10 से, तो वो और ज्यादा स्टीपर 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 होता चला जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कुछ डोमेन है, उसकी कुछ रेंज। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। सर आपने कहा किसी की पावर अगर x आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कहा मैंने? तो वो पावर में जब अपन इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन में उस पावर को b बोला जाता है। b क्यों बोला जाता है? b फॉर बेस, ताकि याद रह जाए, b फॉर ये बेस है और वो उसकी पावर है। तो मैं कह सकता हूं कि y इक्वल टू b टू द पावर x इज ए कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कह सकता हूं? बोलो, कह सकता हूं? ठीक है। अगेन, अब इसमें सर ये बता दो कि x क्या क्या हो सकता है, यानी डोमेन तो बताओ, और b भी बताओ कि बेस भी क्या क्या हो सकता है। देखो, हर एक फंक्शन में अभी तक हमने ये सीखा है x और y की वैल्यूज को ही अपन एनालाइज करते हैं। भाई x की वैल्यूज जो होती हैं उसको कह देते हैं डोमेन, और जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y हो जाती हैं उसको हम कह देते हैं रेंज। डोमेन रेंज चलता है। लेकिन इस बार एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम में तीन फंक्शंस का एनालिसिस चलता है, डोमेन का भी चलता है। डोमेन क्या होती है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यही तो डोमेन होती है भाई। x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो। रेंज क्या होती है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx, जो भी आप कहते हो ना, ये हो जाती है रेंज। लेकिन इसमें b को भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे हैं जिसमें तीन चीजों को एनालाइज करना पड़ता है कि y तो क्या हो सकता है, b क्या हो सकता है और x क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट b। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट b, या x ले लो, चलो। x कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी पावर लगा सकते हो, लिखना नहीं है, अभी सब बता दूंगा। x कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, जीरो ले लो, कोई इसमें पाबंदी नहीं। x कैन बी एनी रियल नंबर। b जो होता है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। क्या कहा मैंने? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। b शुड बी ग्रेटर देन 1। 1 भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा, जैसे 1.1 ही ले लो, 1.2 ही ले लो, 1.3 ले लो। यानी कि चलो अपन इंटीजर वैल्यू में चलें तो फिर 1 से बड़ा इंटीजर 2 होता है, तो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अब y क्या होगा ये आप खुद सोचो भाई। 1 से बड़ा बेस लेना है, 1 से बड़ा बेस लेना है और उसकी पावर कुछ भी लगा देनी है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या है? 2-3 एग्जाम्पल लगे सोच लो। y 1 से बड़ा होगा, ओके। y 1 से बड़ा होगा और मैं 1 से छोटा करके दिखा दूं तो, दिखाओ मैं 1 से छोटा करके। देखो, y इक्वल टू b, मेरे को 1 से बड़ा लेना था, 2, 2 ले लिया। x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी एनीथिंग, मैंने ले लिया -2। क्या होता है ये? 2 टू द पावर -2 क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, और 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर क्या होगा? 1/4। 1/4 क्या होगा? 0.25। ये लो 1 से छोटा हो गया, तो y कैन बी लेस देन 1। अब सोचो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऐसे सोचो। b को हमेशा 1 से बड़ा लेना है और x को कोई भी नंबर ले लेना है। y भी कोई भी नंबर, y को नेगेटिव लाके दिखा दो, y को नेगेटिव लाके दिखा दो, बता दो। अगर y कोई भी नंबर, नेगेटिव छोड़ के सारे, अच्छा y को 0 लाके दिखा दो। y की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 लाके दिखा दो, मतलब b कुछ b ऑब्वियसली 1 से बड़ा लो, तो बोल दो ना सीधा सीधा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो y हैज टू बी r प्लस, r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। देखो, मैंने बेस अगर 1 से बड़ा ले लिया, मैंने बेस क्या ले लिया? 1 से बड़ा, लेटर से 2 ले लिया। अब x कुछ भी रखो, इवन आप x नेगेटिव भी रखो। देखो मैंने x नेगेटिव रख के देखा तो भी y पॉजिटिव आया, तो भी y पॉजिटिव आया। x को मैंने नेगेटिव रख के देखा तो भी y क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। x को कोई कहे 0 रख लो, तो x को 0 रख के देख लो तो भी 2 की पावर 0 1 ही आएगा। यानी कि y की वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आएगी। ना तो y कभी भी 0 बनेगा, ना तो y कभी भी 0 बनेगा, और ना ही y कभी भी 0 से छोटा बनेगा, नेगेटिव भी नहीं बनेगा। y हैज टू बी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन
का सारा चिट्ठा आपके पास है, उसकी डेफिनेशन में है। सपोज करो अगर मैं बी की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो 1 की पावर 1 भी 1, 1 की पावर 2 भी 2, 3 भी 2, तो वो ग्राफ तो कुछ ऐसा बन गया ना, ग्राफ तो कुछ ऐसा बन गया, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। देखो जब अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो पावर, जब अपन किसी भी नंबर के ऊपर पावर रखते हैं ना बेटा, इधर देखो, जब अपन किसी भी नंबर के ऊपर पावर रखते हैं ना, तो 1 या 1 से छोटे नंबर्स पे पावर उल्टा काम करती है। 1 या 1 से छोटे नंबर्स पे पावर, पावर बढ़ाओगे ना नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी, पावर बढ़ाओगे ना, जैसे 0.5, अब 0.5 की पावर 2 क्या होती है, 0.25, और 0.5 की पावर 3 क्या होती है, 0.2 की पावर, नहीं सॉरी, 0.2 की पावर 2 क्या बोली मैंने, लिख के बता देते हैं, लिख के बता देते हैं। 0.5 1 से छोटा नंबर है, इसकी पावर 1 क्या होगी, 0.5 होगी, इसकी पावर 2 क्या होगी, इसकी पावर 2 क्या होगी, 0.25 होगी, 0.5 की पावर 3 क्या होगी, 0.125 होगी, 5 का क्यूब, है ना। अब ये देखो जैसे जैसे पावर बढ़ रही है नंबर छोटा हो रहा है, 0.5 से छोटा नंबर है ये उससे छोटा नंबर है, तो 1 या 1 से छोटे नंबर पे पावर जो है ना, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बना पाती, उल्टा काम करती है। तो इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो 1 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा बेस में, तब जाके कुछ कर्व एंड कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट हो। दैट्स वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होता है वो 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, बड़ा होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 पे भी वो कांस्टेंट लाइन बना देती है, 1 से बड़ा होना चाहिए। इज दिस क्लियर। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सारा कच्चा चिट्ठा है आपके पास, अभी अपन कॉन्सेप्चुअलाइज भी करेंगे। क्या कच्चा चिट्ठा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर। सबसे पहले तो मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर नीचे आएगा, बेस में बी कह देंगे उसको, और उसकी पावर हो जाएगी एक्स, उसकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स, यानी जो इनपुट है मशीन के अंदर, जो इनपुट है वो इनपुट पावर में जाके लगेगा। मैंने x यहां से 3 दिया, तो 3 जाके उधर की पावर में जाके बैठ जाएगा, ठीक है, और फिर y एक आउटपुट, एक आंसर मिल जाएगा। बेस कैन बी एनी नंबर बट ग्रेटर देन 1, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 1, डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, और जो आउटपुट है यानी कि रेंज है, वो हर हाल में जो आंसर आ रहा है आपका, उस मशीन का जो आउटपुट निकल रहा है, वो हर हाल में पॉजिटिव रियल नंबर निकल रहा है, ना तो कभी वो जीरो बन रहा है, ना ही कभी वो जीरो से छोटा यानी नेगेटिव नंबर बन रहा है। ठीक है, तो जितना अपन ने किया उसको लिख लें एक बार, थोड़ा क्विकली नोट डाउन करो, क्योंकि और भी बातें हैं। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आज अपन हर हाल में कवर करें। लिखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ए फंक्शन of the form y equal to b to the power x, a function of the form y equal to b to the power x is said to be an exponential function. First of all तो डेफिनेशन लिख लो, देसी भाषा में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है, उस कांस्टेंट को अपन ने कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया लेटर बी से, बी फॉर बेस, ताकि वो याद रह जाए, ताकि वो याद रह जाए। इफ, अब ये तीन चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए, b should be greater than equal to, oh sorry, b should be greater than 1 not equal to, b should be greater than 1, x can be any real number, और y तो फिर इन दोनों के रिजल्ट से ही पता चल रहा है पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप रिक्वायरमेंट के तौर पे ये दो चीजें मान सकते हो, रिक्वायरमेंट के तौर पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैलिड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाने के लिए ये दो चीजें मान सकते हो, ये तो वैसे भी रिजल्ट निकल के आ ही जाएगा, ये तो आएगा। लेकिन क्या होता है कई बार फंक्शन को उल्टा भी एनालाइज किया जाता है, तो उल्टा एनालाइज करें तो फिर अब y हैज टू बी पॉजिटिव रियल नंबर, और उससे पूछा जाता है x क्या होगा, तो इसीलिए आप तीनों की रिक्वायरमेंट मान लो भाई, ये y b और x की ये वैल्यूज होनी चाहिए, तब जाके ये एक वैलिड एक्सपोनेंशियल फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, अब जो अपन ने एनालिसिस किया कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, एनालिसिस किया ना हमने, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं और एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, अब ये वैसे एक एग्जांपल लिया मैंने,
आप चाहो तो देख लो और आप चाहो तो नोट कर लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। देखो, देख तो लो एक बार जल्दी से। अभी मैंने ग्राफ में तो एक्स क्यूब और 3 टू द पावर एक्स को एनालाइज करवाया था कि कौन सा ज्यादा स्टीपर है। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2 टू द पावर एक्स को अपन ने एनालाइज किया। तो देखो, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे 1 की पावर 1, ओ 1 की पावर 2 1 ही आई। यहाँ पे 2 टू द पावर, चलो पहले इसको देख लो। एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखी तो 9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लेटर से 10 पे आ गया मैं, तो 10 का स्क्वायर 100। तो ये तो मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन का एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 2 की पावर 1 2, फिर एक्स की वैल्यू 2 रखी तो 2 की पावर 2 4, फिर 3 रखी तो 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 एंड 2 की पावर 10 क्या होती है 1024। ठीक है, अब आप करो एनालिसिस। इधर देखो, इधर देखो, देखो ये चीज तो समझ में आ रहा है कि स्टीपर होने के लिए वाई में ज्यादा उछाल चाहिए। स्टीपर होने के लिए फंक्शन को वाई में ज्यादा उछाल चाहिए, तो थोड़ा सा उछाल है, थोड़ा सा बढ़ाइए इससे, है ना, बराबर आ गया। और एक बार कम भी है। मैंने कहा इस इनिशियल लेवल पे आप जैसे आपको पता ही इनका एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ है, शेयर मार्केट में। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का शेयर मार्केट में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एक शेयर की प्राइस और उसके ट्रेंड को इन फंक्शंस की वैल्यू से एनालाइज करते हैं बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं ना। तो वो ऐसा थोड़ी ना कि एक शेयर बढ़ना है तो वो कम नहीं हो सकता। एक बार कम भी हुआ है, एक बार 9 से 8 भी हुआ है, लेकिन अब देखना जरा बराबर आया। और अब देखना जरा मजा, 25 से 32, 36 से 64 और कहां 100 कहां 1024। एक्स की वैल्यू 10 पे ये हाल है। मान लो इसको अपन ने नंबर ऑफ ईयर्स ले लिया तो 10 सालों में ये हाल है। एक्स की वैल्यू 10, 10 सालों में ये हाल है कि एक शेयर तो 100 रुपए पे पहुंचा, एक शेयर 1024 पे पहुंच गया। शुरुआत दोनों ने बराबर से करी थी। मार्केट के ग्राफ को मान लो, इसको भाई एक्स को मान लो, लेटस से नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो टाइम मान लो। तो 10 सालों में ये हाल है कि ये प्राइस तो 100 पे पहुंचा और वो प्राइस रॉकेट स्पीड में 1024 है। अब आप सोचो 20 सालों में क्या होगा, और अब आप सोचो 30 सालों में क्या होगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? तो आप चेक कर सकते हो कि क्लियरली क्लियरली दिस फंक्शन इज मोर स्टीपर देन दिस फंक्शन। शुरुआती दौर पे 1-2 साल के ट्रेंड में अपन नहीं एनालाइज करेंगे, लेकिन अपन लॉन्ग टर्म में एनालाइज करेंगे 10 साल 20 साल। तो यू कैन सी दिस फंक्शन इज मोर स्टीपर देन दैट फंक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी एग्जाम्पल तो लिखने की क्या जरूरत है, बता दिया है आपको, वैसे भी चाहो तो फिर वीडियो से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे नीचे बस इसी एग्जाम्पल का एनालिसिस किया गया है। हाँ ठीक है। हाँ, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ज्यादा भी कोई स्टीपर है क्या? बिल्कुल है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ज्यादा उसका बेस बढ़ाया जाओ, तो ये लाइन तो लिख लो आप। ऑल्सो एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गेट्स स्टीपर एंड स्टीपर एज वी इंक्रीज इट्स बेस। जैसे जैसे इसका बेस बढ़ाएंगे तो स्टीपर एंड स्टीपर होता चला जाएगा। Any exponential function gets steeper and steeper as we increase its base. ओके, ये नोट डाउन कर लिया, as we increase its base. हो गया ये नोट डाउन? ओके, now the next topic is types of exponential functions, special types of exponential function. हेडिंग डालो, फिर बात करते हैं इसके बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारा क्लियर है सभी को? तो मैं टाइप्स की बात करूं, अगर मन में कोई भी डाउट है तो पूछो प्लीज। कोई डाउट नहीं है? ओके, सो स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे आपके बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है उसको भी फटाफट से एनालाइज करो क्विकली। देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये तो y इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है, हम समझते हैं ना। कांस्टेंट फंक्शन भी बोला जाता है उसको दूसरे शब्दों में। x की पावर 1 से 2 गया, स्टीपर हो गया, y एक्सिस के नजदीक हो गया ज्यादा, 3 गया और नजदीक हो गया, 4 गया और नजदीक हो गया। तो ये चारों तो हैं आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये चारों तो हैं आपके पॉलिनोमियल फंक्शन। अब एक आया भाई साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 टू द पावर एक्स। एक्स वेरिएबल में बैठ गया ना, वो हर हाल में देखो इससे ज्यादा स्टीपर है, मतलब इससे ज्यादा करीब है वाई एक्सिस से, है ना। और अभी 10 टू द पावर एक्स की जगह 11 टू द पावर एक्स कर दूं, और ज्यादा स्टीप मिलेगा। बेस बढ़ाए जाओगे तो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टीपर होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे के रास्ते में, मतलब आगे जो अपने को सीखना है उसमें
उसमें मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात नहीं करूंगा। अभी पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंशियल से कंपैरिजन कर लिया है मैंने, कर लिया है। अब मैं कंपैरिजन भी करूंगा तो एक एक्सपोनेंशियल का दूसरे एक्सपोनेंशियल से ही करूंगा, राइट? ठीक है ना? यानी कि अब बात केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन को एक बार साइड में पटक दिया। तो टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी टाइप्स होते हैं क्या? तो वैसे तो कोई टाइप नहीं होता, लेकिन एक चीज सुन लो, एक ही बात में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि y इक्वल टू बी टू द पावर x जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 में लेट अस से 2 ले लेता हूं, कोई दिक्कत है क्या? फिर 3 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल ऑफ दीज आर, इवन आप डेसिमल भी ले सकते हो जैसे 4.5। भाई ग्रेटर देन 1 चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू थोड़ा ना बोलिए, कुछ भी ले सकते हो ना। तो y इक्वल टू 10 टू द पावर x भी आ गया। ठीक है, ऐसे करते 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 कोई भी बेस ले सकते हो। अब इसमें से जब आप बेस 10 ले लेते हो तो होने में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट इसको एक अलग नाम दे दिया, इट इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका नाम क्या रख दिया? अभी लिखवा देंगे, पहले समझ लो। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जब बेस 10 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहां पे एंट्री ले रहा है अब यूलर नंबर। अगर बेस को ई ले लें तो इसको बोला जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल नंबर, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दो स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, एक है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन में बेस 10 ले लो, नेचुरल में बेस ई ले लो। कॉमन में बेस 10 ले लो, नेचुरल में बेस ई ले लो। एक बार लिख लो, फिर ई की चर्चा करूंगा। हाँ मैं करूंगा, पता है आपके मन में तूफान उठ रहा है कि अब तो बता दो ई क्या है। चैप्टर को स्टार्ट हुए बहुत दिन हो गए, ई ई ई, अब तो बता दो ई क्या, अभी बताएंगे। तो अभी के लिए इतना तो समझ आया कि बेस जब 10 हो जाए तब उसको कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बेस जब ई हो जाए उसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक बार लिख लो इसको, फिर अपन इसके आगे करेंगे ई की चर्चा। However, there are infinite exponential functions. दुनिया में अनंत एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, यू कैन इमेजिन। बेस बदले जाओ बदले जाओ बदले जाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पैदा होते जाएंगे। बट लेकिन two exponential functions which are very significant in solving the problems of calculus are, दो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट माने गए कैलकुलस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो हैं, एक तो है y इक्वल टू 10 टू द पावर x, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें y इक्वल टू 10 टू द पावर x हो गया, दैट इज b को क्या ले लिया मैंने? 10 ले लिया। और दूसरा है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें y टू द पावर e, y इक्वल टू e टू द पावर x है, यानी कि बेस को मैंने e ले लिया। बेस को क्या ले लिया मैंने? e ले लिया। यहां तक लिख लिया? हम्म, पूरा लिखो नीचे तक, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हो गया नोट डाउन? चलिए, जब ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस की गई मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री एज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस की गई, हम हमारी आंखों के सामने तो बचपन से चली रही है, फोर्थ फिफ्थ क्लास से शायद आ जाती है ज्योमेट्री मैथ्स के सिलेबस में। तो वहां पे एक नंबर था पाई, इसका बहुत बड़ा रोल था। ये पाए ना हो तो ज्योमेट्री की आधी प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, जिसकी वैल्यू हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मानते हैं 22/7 या फिर 3.14। हाँ, इसकी अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मानते हैं? 22/7। अब ये वैल्यू आई कहां से, इसके बारे में आज तक अपन ने सोचा नहीं है।
सोचना भी नहीं है। उसी तरीके से ई की वैल्यू बता रहा हूं। यूलर नाम के साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन कह लो, यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने एक नंबर की खोज करी। उन्होंने कहा एक नंबर है 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, +1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, +1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, +1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ऐसे अनंत तक चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, रुको ही मत। इस नंबर की इस नंबर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अराउंड 2.718 डॉट डॉट डॉट, आगे और भी है, मैं 3 डेसिमल प्लेस तक अपन बात करें तो इस नंबर की वैल्यू क्या है 2.718, और इस नंबर का नाम उन्होंने क्या रख दिया, यूलर नंबर। सो ई इक्वल टू 2.718 होता है, इस चीज को ध्यान रखना लगभग, ठीक है। और अगर इसको पूरा एनालिसिस करें तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस, एनीवन कैन वॉच कि इसकी वैल्यू 2.718 कैसे और क्यों आई, और आपको समझ में भी आ जाएगा। बट एक्चुअली वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमको मतलब भी नहीं होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 2.718 कैसे आई। इज दिस क्लियर? हमको पता क्या होना चाहिए कि ई फॉर यूलर नंबर, ई फॉर यूलर नंबर। क्यों यूलर नंबर? क्यों? बिकॉज यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने उसकी डिस्कवरी करी, और उसकी वैल्यू जो होती है, अगर पूरे पूरे सीरीज वाइज देखें, ये है इसकी सीरीज डेफिनेशन, और ये इसकी क्या है, वैल्यू डेफिनेशन। तो सीरीज डेफिनेशन में 1 डिवाइडेड बाय, इधर कुछ नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है ना, 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल से शुरू करना है, 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 ही बन जाता है, इसलिए 1 ही लिख देते हैं। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल क्या होता है बताया ना बेटा, आयुषी बताया ना, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, और ऐसे चलते जाओ, खत्म मत करो, चलते जाओ। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो घूम फिर के इसके जो वैल्यू बन के आएगी वो क्या आएगी, 2.718 के आसपास आएगी, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूलर नंबर। तो जिस तरीके से ज्योमेट्री में पाई का बहुत बड़ा हाथ था, वैसे ही कैलकुलस में इस ई का बहुत बड़ा हाथ है। ई ना हो तो आधी कैलकुलस धरी की धरी रह जाए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अभी मैं कह रहा हूं ना, क्या कह रहा हूं मैं, अभी जैसे मैं कह रहा हूं y इक्वल टू ई टू द पावर x, तो यहाँ पे e जो है उसकी वैल्यू क्या है 2.718, और उसकी पावर x लगा रहे हैं, कभी 1 लगा रहे हैं, कभी 2 लगा रहे हैं, कभी 3 लगा रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, वो अपन करे जा रहे हैं। तो उस वो जो नीचे आपको डाउट हो रहा था कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू लगभग 2.75 होती है, लगभग 2.75 हो गया ना, 2.75 के आसपास है। तो बस ई जहां पे भी आए तो आपके माइंड में बस हल्का सा ऐसा हिंट जाना चाहिए, अच्छा 2.75, कितना, 2.75। इज दिस क्लियर? और ई की वैल्यू पाई की वैल्यू से छोटी होती है। ये भी कंपैरिजन कई बार आधे एक नंबर का पूछा गया है कि ई की वैल्यू बड़ी है या पाई की वैल्यू बड़ी है, तो ई की वैल्यू छोटी है, पाई की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, 3.14। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यूलर नंबर पे डिस्कशन हो गया, अब लिख लो आप। E is called the Euler's number and its value is 2.718। सीरीज वाइज देखें तो ये आपके सामने है ही। E is called Euler's number and its value is 2.718। सौम्या एंड एकता, आप 10 मिनट के बाद ज्वाइन करो। E is called Euler's number and its value is equal to what, 2.718। और अगर क्लियर डेफिनेशन देखें तो ये है 1 + 1 1/1 फैक्टोरियल 1/2। न्यूमरेटर तो 1 ही रखना है, न्यूमरेटर क्या रखना है, 1 ही रखना है, और डिनोमिनेटर क्या रखना है, डिनोमिनेटर में आपको होल नंबर्स की सीरीज चलानी है, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाओ, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो लगभग इतना आएगा। क्लियर है क्या? अब अभी तक अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मतलब मैथमेटिकली डिफाइन नहीं किया था, ऐसे ही जनरली डिफाइन किया था ना। अब उसको आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है और उसमें क्या डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है भी या नहीं है या सेम ही बात है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सो नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब उसको फंक्शन के नजरिए से देखो बेटा, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, देन दैट्स इट, फिर अपन लॉगरिथमिक कल पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बार लिख लो, ये जो डेफिनेशन ली हुई है यहाँ पे, तो रिलेट करो, हमने जो डेफिनेशन लिखी है, जनरल डेफिनेशन लिखी है, साधारण भाषा में या सरल भाषा में जो हमने डेफिनेशन लिखी है उससे ये कुछ ज्यादा अलग नहीं है ना।
बस थोड़े मैथमेटिकल फॉर्म में है, मतलब फंक्शन की जो डेफिनेशंस चलती हैं उस फॉर्म में है, उस फॉर्म में है। ऑब्जर्वेशन एक मिनट रुको, इसको पढ़ लें एक बार। देखो क्या कह रहा है, एक फंक्शन आर टू आर प्लस, इसका मतलब क्या होता है, ये तो है डोमेन, ये तो है डोमेन यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, और ये है रेंज वाई की पॉसिबल वैल्यूज। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन रियल नंबर हो और रेंज क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है। यानी कि इसके नीचे लिख दिया है ना भाई, ये तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, ये वाई की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। डिफाइंड हो इस तरीके से, इसकी डेफिनेशन क्या हो, बी टू द पावर एक्स वेयर बी हैज टू बी ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, ये भ्रम मत लेके चलना कि ई टू द पावर एक्स ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लेते हैं बच्चे, ई का मतलब क्या मान लेते हैं, जबकि ई का मतलब तो यूलर नंबर है। तो ई टू द पावर एक्स ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 4 टू द, ये तो केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब यहाँ पे यूलर नंबर से है, ई का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वर्ड से डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Important points, observations related to exponential functions. एकता बेटा आप 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन करो, क्लास 10 के बच्चे। एकता प्लीज ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स, ओके। हाँ जी, तो सबसे पहली दो ऑब्जर्वेशंस वही डोमेन एंड रेंज, इसको तो लिख डालो फटाफट से, और फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन से कुछ अलग बात करेंगे। देखो डोमेन है इसकी एनी रियल नंबर, यानी एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो, एनी रियल नंबर। रेंज क्या है इसकी, पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ भी हो जाए, वाई की वैल्यू नेगेटिव या जीरो नहीं आ रही है, पॉजिटिव रियल नंबर आ रही है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ओके, ठीक है। अब आप सुनना तीसरा और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, कोई भी एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, वो 0,1 पॉइंट से तो पास होगा ही होगा। कैसे होगा सर, कैसे होगा, चेक करते हैं। तो लेट अस से ये मेरा ग्राफ है, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलो, खुशी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलो, कोई सा भी, 6 टू द पावर एक्स, ओके। आप बोलो आयुषी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई सा भी, 5 टू द पावर एक्स। आप बोलो तनिष्क 2.2 की पावर एक्स, ओके फाइन। अब आप तीनों ही फंक्शंस में एक्स की वैल्यू 0 रखो, तो 6 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 2.2 की पावर 0 1। दैट मींस अगर मैं x 0 लेता हूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा भी हो y तो 1 ही आ रहा है, यस और नो। और 0,1 कहां पे होता है, यहां पे होता है। 0,1 कहां पे होता है, कहां तो है 0,1, यहां होता है, यहां होता है। तो एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कैसा भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये स्टीपर हो, इससे भी ज्यादा स्टीप हो, उससे भी ज्यादा स्टीप हो, उससे भी ज्यादा स्टीप हो, इस पॉइंट से तो उसको पास होना ही पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है, 0,1, बिकॉज वहां पे x क्या है, पावर है। तो पावर जब अपन 0 लगाएंगे तो बेस में कोई भी बैठा हो, वैल्यू क्या मिलेगी हमको, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन सबको समझ में आया कि एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज टू पास फ्रॉम वन पॉइंट विच इज 0,1। ये था तीसरा ऑब्जर्वेशन। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट, चाहे से जीरो ई टू द पावर एक्स वाला ही ले लो, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ले लो, या कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ले लो। यहाँ पे भी अगर आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ई टू द पावर एक्स की वैल्यू 1 और 10 टू द पावर एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी। तो 0 पे 1, 0 पे 1 यहाँ पे भी आ रही है। इट इज क्लियर। अच्छा, चौथा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो भाई, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखा ना, तो इससे अपन ने ऑब्जर्व किया, रिजल्ट्स क्या निकाले, वो रिजल्ट्स लिख रहे हैं अपन, ठीक है। क्योंकि नई चीज सीखते हैं तो नई चीज के फिर फीचर्स भी सीखने पड़ते हैं। बोलो, अपन बाजार से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो घर आके उसके फीचर्स देखते नहीं, देखते हैं भाई इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये अपन प्रोडक्ट लेके आए आज बाजार से, एक नया एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का, तो इसको खोल खोल के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमेशा बढ़ते रहे। कैसे पता चलता है कि बढ़ रहा है, उसका ग्राफ देख के। तो अभी आपको कैसे पता चला कि इसका ग्राफ बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इस वाले ग्राफ से कैसे डिफरेंट होगा, वैल्यूज कम आती जाएगी, ओके।
लेट अस एनालाइज। देखो, मैंने x की वैल्यू लेटस से 0 ली तो y की वैल्यू लेटस से 0 आ गई। मैंने x की वैल्यू लेटस से 1 ली, y की वैल्यू लेटस से कुछ भी मान लो 3 आ गई। ऐसे एनालाइज करें। एग्जांपल 2 ली तो y की वैल्यू मान लो 10 आ गई, 3 ली तो y की वैल्यू मान लो कि 50 आ गई। इधर लो दूसरा एग्जांपल, मैंने x की वैल्यू 0 ली तो लेटस से y की वैल्यू 0 ही है। मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू, या इधर इधर आप 0 की जगह 100 मान लो। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 100 है। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू लेटस से 50 है। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू लेटस से 25 है। फिर x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू लेटस से 12.5 है। तो आप चेक करो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, बोलो। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एनी फंक्शन, एनी फंक्शन। मैं ले रहा हूं दो फंक्शंस के एग्जांपल ले रहा हूं। तो जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू भी बढ़ती गई। बट इस वाले एग्जांपल में देखो, जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू घटती गई, घटती गई ना। तो जिसमें सीधा सीधा ग्राफ चले, बढ़ाओ तो बढ़े घटाओ तो घटे, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अगले चैप्टर में इसकी पूरी थ्योरी है और कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी अब इंक्रीजिंग वर्ड आ गया तो बताना जरूरी है ना। इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, जो x की वैल्यू के साथ वैसे के वैसे ही रिएक्ट करते हैं। x बढ़ाओ तो वो भी बढ़ता है, x घटाओ तो वो भी घटेगा। भाई तू जहां जाएगा वैसे वहीं पे मैं जाऊंगा, उसको होता है इंक्रीजिंग। और जो उसका उल्टा चले, x बढ़ाओ तो घटे घटाओ तो बढ़े, उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसका ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, इसका ग्राफ ऐसे नीचे आता है, इसका ग्राफ ऐसे नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है ना। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है, देखो x जब ये था तब y ये था, x बढ़ा दिया तो y कम हो गया ना, x और बढ़ा दिया तो y और कम हो गया ना, और x और बढ़ा दिया तो y और कम हो गया ना। समझ आ रहा है बात, समझ आ रही है ना। सो इट दीज आर कॉल्ड व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन। जो y की फॉर्म में, मतलब नीचे x एक्सिस की तरफ झुकाव हो जिसका, और जिसका x एक्सिस से ऊपरी साइड झुकाव हो, उसको इंक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। तो अभी अभी अपन ने सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एनालाइज किया, चाहे 2 टू द पावर x था, चाहे 3 टू द पावर x था, सारे के सारे इंक्रीजिंग थे या नहीं थे, थे ना। तो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर एवर इंक्रीज, एवर मतलब हमेशा, किसी एक पॉइंट पे भी। अच्छा, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मिक्सचर होते हैं। कैसे, अभी देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगेन इंक्रीजिंग अगेन डिक्रीजिंग अगेन इंक्रीजिंग। तो इसको मैं आपके कॉन्सेप्ट में आएगा आगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये बढ़ता जटता बढ़ता कम होता जा रहा है। तो लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर भी घटे, वो एवर है। एवर मतलब हर बार कहीं पर भी आप उसको देखोगे ना, चल इस पॉइंट पे एनालाइज करते हैं तो इस पॉइंट पे भी वो बढ़ रहा होगा, आप उधर जाके देखोगे इस पॉइंट पे एनालाइज करें उधर भी वो बढ़ रहा होगा। समझ आया भाई, ये ग्राफ बना था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो आप कहीं पर भी एनालाइज करो ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, ये कभी भी घूम के ऐसे नहीं आ सकता, कभी भी, एवर इंक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? चलो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल, लिख लो एक बार पहले आप। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई टेंड्स टुवर्ड्स जीरो बट इट नेवर बिकम्स जीरो। लिख लिया क्या? लिखो एक बार लिख लो फिर बात करें। For very large negative values of x, the value of y tends towards zero, but it never becomes zero. That is इसका रिजल्ट ये निकल के आया, the graph of any exponential function never meets the x-axis. लिख लिया, graph of any exponential function never meets the x-axis. ये रिजल्ट लिखा आपने, लिख लिया। अब फटाफट से एक रफ डायग्राम बना लो इसका, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। 0,1 से पास हो रहा है, चेक करो, और किसी पॉइंट से पास होगा नहीं होगा, 0,1 से वो जरूर पास होगा। बी कैन बी एनी बेस, चाहे से नेचुरल हो, चाहे से कॉमन हो, चाहे से नेचुरल कॉमन के अलावा और भी कोई हो, बी कैन बी एनी बेस हियर, बट ये 0,1 से हमेशा पास होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो गया ग्राफ। यहां तक कोई डाउट? नो। अब उस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को एक बार फिर से देखते हैं ना।
ठीक है, y इक्वल टू 2 to the power x ही ले लेता हूं। ठीक, मैंने कहा सर आपने कहा था x की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, एनी रियल नंबर। तो अभी आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एनालाइज करवा दी, थोड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में भी आओ, यानी x की नेगेटिव वैल्यूज तो लेके बताओ। तो ठीक है, लेके बताते हैं। तो 2 की पावर -1 क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 यानी कि 0.5। अच्छा, 2 की पावर-2 क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, यानी 0.25 हो जाएगी। अच्छा, 2 की पावर-3 क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाई 8 एंड इट इज इक्वल टू 0.125। तो आपने चेक किया y इक्वल टू 2 to the power x वाले फंक्शन में x की वैल्यू जब मैंने -1 ली तो y की वैल्यू क्या आई? 0.5। x की वैल्यू जब मैंने -2 ली तो 0.25 आई, और x की वैल्यू जब मैंने -3 ली तो y की वैल्यू क्या आई? 0.125। तो यू कैन सी जैसे जैसे मैं नेगेटिव जा रहा हूं तो y की वैल्यू कम तो हो रही है, कम तो हो रही है। बट आप बताओ y की वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है क्या? कुछ भी ले लो, कितनी भी नेगेटिव ले लो। तो ये कह रहा बहुत लार्ज वैल्यू लो नेगेटिव की, कैसे? y इक्वल टू एक्स 2 to the power x की बहुत बड़ी वैल्यू ले लो, -10,000 ले लो, ये लो साहब, बहुत बड़ी ले लो, अब इससे भी बड़ी ले लो चलो। तो 2 की पावर-10,000 का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर-10,000, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर-10,000। अब 2 की पावर-10,000 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से 10,000 बार गुणा करो और उसको 1 से डिवाइड करो। कुछ भी वैल्यू आएगी, कितनी भी छोटी से गिरी वैल्यू आएगी, जीरो तो नहीं आएगी ना? जीरो तो नहीं आएगी ना? आएगी क्या कभी जीरो? 1 डिवाइडेड बाय 10 करोड़ ही क्यों ना कर लो, 50 करोड़, 100 करोड़ ही क्यों ना कर लो, कुछ तो आएगी। 0.0000000000001 आएगी, पर कुछ तो होगी, कुछ तो होगी ना? तो यू कैन इमेजिन कि यहां से पास होने के बाद तो ग्राफ ऐसे जाता है, लेकिन पीछे का एनालिसिस करें तो ये वाई एक्सिस की तरफ टेंड जरूर कर रहा है। टेंड कर रहा है मतलब जीरो के करीब जाना चाह रहा है, जाना चाह रहा है। देखो 0.5 से 0.25 हुआ, 0.125 हुआ, और छोटा होता गया, होता गया, होता गया। तो जीरो की तरफ ये टेंड जरूर कर रहा है, लेकिन इट कैन नेवर मीट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को कभी छुएगा नहीं प्रैक्टिकली। क्योंकि क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि एक्स एक्सिस को छू लिया तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई ना। और हमने क्या सीखा? वाई इज ऑलवेज, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। ये फिफ्थ वाला एनालिसिस समझ में आया? एक पॉइंट पे आके ये पैरेलल लाइन की तरह दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप इसको उससे मैग्नीफायर से उसको देखने जाओ ना, तो बिल्कुल वाई एक्सिस और ये दोनों बिल्कुल ऐसे पैरेलल लाइंस की तरह चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी भी ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। तो आपने जो इसका स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया ना यहाँ पे, उस वो भी आप ऐसे ही बनाना, ताकि आपको आगे के लिए आप देखो तो भी देखो ये इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये इसको टच नहीं करना चाहिए कभी भी। ओके, तो ये वाला जो एनालिसिस था वो यही कह रहा था कि फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यूज ही क्यों ना ले लूं, -10,000, -25,000, -1 करोड़, वैल्यू ऑफ वाई जो है टेंड टुवर्ड्स जीरो जरूर हो जाएगी। यानी कि वैल्यू ऑफ वाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगी। बट इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, बट इट नेवर बिकम जीरो, यानी इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कभी छू नहीं सकता। समझे क्या? समझे क्या? तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन गया ना कि ग्राफ ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन टच एक्स एक्सिस, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। तो ये कुछ एनालिसिस थे। अब इसके डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं करना, केवल एक फॉर्मूला याद करना है जो अपन स्टार्टिंग है। देखो फटाफट से, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने क्या कहा था? जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे 5% ही हिस्सा होगा डेरिवेटिव का, तो 95% तो वो एक्चुअली चीज क्या है उसको समझने में लग जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, अपन 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव को एनालाइज कर लेते हैं बस। लेट y इक्वल टू, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अभी तक अपन y इक्वल टू b टू द पावर x ले रहे थे। वो इसलिए ले रहे थे ताकि फंक्शन समझ में आ जाए, b4 बेस, b4 बेस। तो जनरली जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की जाती है तो इधर b लिया जाता है, लेकिन जब उसके डेरिवेटिव की बात की जाती है तो उस b लेटर को a लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे a कैन बी एनी कांस्टेंट रियल नंबर। ओके ना? तो अब मैं a टू द पावर x की, मतलब b टू द पावर x को मैंने a टू द पावर x मान लिया लेटर से, और इसके डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। तो हमने स्टार्टिंग की लिस्ट में नोट कर लिया था, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x इनटू log a। हालांकि अभी आपको पता नहीं है log a क्या है, कल की क्लास में पता चल जाएगा, लेकिन अभी फॉर आपको नोट्स बनाने हैं और आपको डेरिवेटिव याद रखना है, तो इसलिए फॉर्मूला तो लिख लो आप, कल की तारीख में ये भी पता चल जाएगा कि log एक्चुअली क्या है। ओके, चलो, तो अगर मैं a को 10 से रिप्लेस कर दूं
तो यहां पर भी a 10 से रिप्लेस हो जाएगा दोनों जगह। और अगर मैं 10 को अगेन e से रिप्लेस कर दूं, यूलर नंबर से, तो यहां पर भी ये रिप्लेस हो जाएगा e से। ठीक है। और आगे चल के आप सीखेंगे बेटा, लॉग अगर किसी नंबर पे लगाया जा रहा है और उसका बेस भी वही नंबर है, जैसे x है और यहां पर भी x है, y है और यहां पर भी y है, 10 है और यहां पर भी 10 है, 20 है और यहां पर भी 20 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि यहां पे log e टू द बेस e की वैल्यू हो गई 1, तो e टू द पावर x इंटू 1 क्या हो गया, e टू द पावर x। यही कारण है कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद होता है। नेचुरल, या अब तक तो आप e टू द पावर x, e टू द पावर x कर रहे थे, अब तो उसकी नाम पता है ना आपको, क्या है ये, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। बाकी नेचुरल के अलावा और कोई ले लो, जैसे कॉमन भी ले लो, तो कॉमन का भी वो खुद नहीं होता है, देखो खुद से एक नंबर मल्टीप्लाई होके मिलता है। इज दिस क्लियर? तो ये इसके डेरिवेटिव की बात हो गई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने याद किया। दैट इज इट। कल से अपन लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो जस्ट इसका इनवर्स चलेगा। जैसे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं छूता था, उसका ग्राफ वाई एक्सिस को नहीं छुएगा। जैसे ये 0,1 से पास होता था, वो 1,0 से पास होगा, जस्ट उल्टा चलेगा, कल मिरर इमेज चलेगी। ओके, चलो कल की कल देखेंगे फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।